नमस्कार। मध्य प्रदेश के सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल पर अगले 24 मिनट में हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। ढाई करोड़ से ज्यादा की राशि धार्मिक संस्थाओं में ट्रांसफर करने के मामले में जबलपुर के बिशप पीसी सिंह के घर पर ईओडब्ल्यू ने दबिश दी। बिशप के घर से विदेशी मुद्रा समेत बड़ी तादाद में नकदी मिलने के बाद नोट गिनने की मशीन बुलाई गई और इसके लिए एसबीआई की मदद ली गई। तो क्या है पूरा मामला, आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। फर्जी दस्तावेजों से संस्था का चेयरमैन बनकर करोड़ों की रकम की हेराफेरी करने वाले जबलपुर के एक बिशप के घर पर ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की कार्रवाई की। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन बिशप पीसी सिंह के खिलाफ 2 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि धार्मिक संस्थाओं में ट्रांसफर करने और खुद के इस्तेमाल करने की शिकायतें मिली थी। बिशप के घर से विदेशी मुद्राएं समेत बड़ी तादाद में नकदी भी मिली है। लिहाजा ईओडब्ल्यू के बुलावे पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टीम नोट गिनने की मशीन लेकर बिशप के घर भी पहुँची। 2 करोड़ 70 लाख रुपए का इस तरह का ट्रांसफर हुआ है जो अवैधानिक था। सर्च कार्रवाई के दौरान जो प्रकरण से संबंधित दस्तावेज हैं वो काफी संख्या बरामद हुई। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन बिशप पीसी सिंह के खिलाफ लंबे समय से न केवल शिकायतें की जा रही थी बल्कि उनके खिलाफ सैकड़ों मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। जो ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है वो उचित है और जो पैसा अभी मिला है हमारा विश्वास है उससे अधिक कहीं पैसा मिलेगा, जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी और रकम की हेराफेरी समेत जमीनों के बंदरबांट के मामले भी शामिल हैं। अवैध मदरसों के सर्वे को लेकर एमपी की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने आज एक बड़ा बयान दे दिया। उषा ठाकुर ने कहा है कि मध्य प्रदेश में मदरसों का सर्वे का काम चल रहा है, यानी सर्वे हो रहा है और बिना स्कूल शिक्षा विभाग की अनुमति के संचालित मदरसों को बंद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बुलडोजर प्रयोग के बाद मध्य प्रदेश सरकार यूपी की तर्ज पर ही मदरसों का सर्वे करा रही है। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है कि बगैर स्कूल शिक्षा विभाग की अनुमति से चल रहे मदरसों में फौरन ताला जड़ दिया जाएगा। इससे पहले पूर्व मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता जयभान सिंह पवैया भी मदरसों के सर्वे की वकालत कर चुके हैं। सर्वे निरंतर जारी है, ये काम युद्ध स्तर पर हो रहा है और वो मदरसे जिनको मदरसा बोर्ड ने अनुशंसा नहीं की, अवैध मदरसे तत्काल बंद किए जाएंगे। मंत्री उषा ठाकुर के बयान के बाद कांग्रेस सरकार पर मदरसों के नाम पर सियासी रोटी सेकने का आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी असल में मदरसों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है, जबकि प्रदेश में मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने के बाद ही मदरसे संचालित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुल 2500 मदरसे हैं, जिनमें से करीब 1700 ऐसे हैं जिन्हें सरकारी अनुदान मिलता है। जाहिर है कई मदरसे बगैर स्कूल शिक्षा विभाग की मान्यता के भी चल रहे हैं। जबलपुर के मॉडल स्कूल में चाकूबाजी हो गई। छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर चाकूबाजी हुई है। बताया तो यह भी जा रहा है कि स्कूल में वर्चस्व को लेकर 2 छात्र गुटों में लंबे समय से मनमुटाव चल रहा था। आमतौर पर यह विश्वविद्यालय में होता है, लेकिन अब यह स्कूल में भी होने लगा है। चेहरे पर चोटों के निशान दिखाता ये छात्र जबलपुर के सरकारी मॉडल स्कूल में पढ़ता है। आरोप है कि 12वीं के छात्र मृत्युंजय श्रीवास पर स्कूल के कुछ छात्रों ने मिलकर हमला बोल दिया। मृत्युंजय पर थर्माकोल कटर से वार किया गया, जिसपे उसके हाथ, पसली और चेहरे पर कई जगह गहरे घाव हो गए। बताया जा रहा है कि छात्रों के गुटों में वर्चस्व को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि छात्र को पहले स्कूल के टीचर्स ने पीटा और इसके बाद छात्रों ने हमला कर दिया। तो 2 लड़कों ने मेरे को पीछे से पकड़ लिया और उसने मेरे को चाकू मार दी। 12th आर्ट से क्लास टीचर, उन्होंने उसको मारे। 2 बच्चों ने पकड़ा और जिस लड़के ने उसको मारा उसने उसको ओठ में मारा, हाथ में मारा। परिजन और घायल छात्र की रिपोर्ट पर ओमती थाना पुलिस ने पूरे मामले को जांच में ले लिया है। 12वीं के छात्रों का आपस में विवाद हुआ है। परिजन आए हैं छात्रों के, थाने में रिपोर्ट की है, उनकी एमएलसी करवा के विधिवत कार्यवाही की जा रही है। मॉडल हाई स्कूल की गिनती शहर के उम्दा स्कूलों में होती है। इसके बाद भी छात्रों के बीच हिंसक मारपीट स्कूल प्रबंधन के अनुशासन के दावों पर सवाल खड़े करती है। भोपाल समेत प्रदेश भर में इन दिनों लहसुन किसानों और व्यापारियों को रुला रहा है। किसानों को उनकी उपज लागत भी नसीब नहीं हो रही है, यानी जो वो लगा रहे हैं फसल को तैयार होने में, वो भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। लहसुन के घटे भाव से परेशान और हताश किसान अपनी
उपज फेंकने को मजबूर है। जरा सोचिए, एक किसान अगर अपनी उपज फेंकने पर मजबूर हो जाए तो उस पर क्या बीत रही होगी। लहसुन के उचित दाम नहीं मिलने से एमपी के 2 दर्जन जिलों के किसान और व्यापारी चिंतित हैं। मंडियों में लहसुन 1, 2 और 4 रुपए किलो में बिक रही है। हालत ये है कि किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही, जिससे किसानों में आक्रोश है और वो लहसुन की फसल को यहाँ वहाँ फेंक कर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। अब किसान सरकार से लहसुन निर्यात की गुहार लगा रहे हैं। लहसुन 100-150 कट्टे थे, 2 रुपए, 1 रुपए और 4 रुपए। किसानों की समस्या का कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक तरीका खोज निकाला है। वहीं कांग्रेस सरकार को घेर रही है कि किसान माल रोकने की उसकी क्षमता हो और उसके लिए पैक हाउस, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज और छोटे छोटे फ्रीजर देने का काम हम 1 लाख करोड़ का जो कृषि अधोसंरचना विकास फंड है उसमें देंगे। जिस तरीके से अन्नदाता की मेहनत, उसका फायदा उसको मिलना चाहिए, इस सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के कारण उनको मिल नहीं रहा है। अगर सरकार वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज और छोटे छोटे फ्रीजर देने का काम अमल में लाई तो निश्चित तौर पर लहसुन उत्पादकों के दिन फिर जाएंगे। बड़ी जाहिर सी बात है, चुनावी साल है और चुनावी साल में मध्य प्रदेश सरकार हर तबके को साधने में जुटी हुई है। सरकार का सबसे ज्यादा फोकस बड़े वोट बैंक वाले वर्ग पर है। इसी के चलते प्रदेश सरकार SC/ST वर्ग को साधने आधा दर्जन नई योजनाएं लागू करने जा रही है। आदिवासी तबके को साधने में जुटी एमपी सरकार जल्द ही 3 नई योजनाएं लागू करने जा रही है। योजनाओं का खाका खींचने के बाद उस पर काम भी शुरू हो चुका है। इनमें से 2 योजनाएं बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना और टंटे मामा आर्थिक कल्याण योजना को कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है, लेकिन अभी इसका प्रचार प्रसार बाकी है। दूसरी ओर अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने SC वर्ग के लिए 3 योजनाएं शुरू भी कर दी है। हालांकि सरकार की इन योजनाओं को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। 18 सालों की भाजपा सरकार में दलित आदिवासी वर्ग को केवल धोखा दिया है और अब चुनाव आ रहे हैं, इसलिए फिर से आंखों में धूल झोंकने के लिए झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की दलील है कि सरकार ने हमेशा इस वर्ग का ध्यान रखा है। साधने वाला शब्द है ना, ये कांग्रेस के शासनकाल का है। भारतीय जनता पार्टी तो उत्थान का काम करती है। आज स्टार्टअप हो, स्टैंड अप हो, तमाम सारी ऐसी योजनाएं हैं जो SC/ST के यूथ को एंटरप्रेन्योर बना रही है। सरकार इस वर्ग के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में भी आधार बनाकर योजनाएं तैयार करा रही है। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस भी सभी वर्गों को साधने के लिए अलग अलग रणनीति पर काम कर रही है। ऐसा नहीं कि बीजेपी, कांग्रेस भी काम कर रही है। PCC के चीफ हैं कमलनाथ, उन्होंने कल अनुसूचित जाति विभाग की एक बड़ी बैठक बुलाई जिसमें प्रदेश के SC वर्ग के सभी विधायकों को कहा है कि आप मौजूद रहिए। एमपी में सत्ता की वापसी को लेकर कांग्रेस ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। खासकर दलित आदिवासी वोट बैंक के जरिए कांग्रेस सत्ता में लौटने को बेताब नजर आ रही है। इसी सिलसिले में PCC चीफ कमलनाथ ने शुक्रवार को अनुसूचित जाति विभाग की बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में प्रदेश के सभी अनुसूचित जाति के विधायक रहेंगे। दरअसल विधानसभा की 230 सीटों में से 35 सीटें SC वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इन 35 में से 14 सीट ही कांग्रेस के पास है, जबकि बीजेपी के 21 अनुसूचित जाति के विधायक जीत कर आए हैं। SC डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं प्रदीप अहिरवार जी ने कमलनाथ जी से आग्रह किया था, तो वो लोग ये बैठक कल कर रहे हैं। हमारा प्रयास केवल SC सीट नहीं, हमारा तो 230 पे लक्ष्य। इधर बीजेपी के नेता तंज कसते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस खुद ही बिखरी हुई है। इन बैठकों से बीजेपी को कोई असर नहीं पड़ेगा। इनको समझ में आ गया है कि अभी हुए राष्ट्रपति के चुनाव में 19 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। उनकी अंतरात्मा जानती है कि केवल भारतीय जनता पार्टी जनजाति समाज का विकास कर रही है। लिहाजा कल होने वाली बैठक में कांग्रेस बड़ी रणनीति के साथ चुनाव के साल भर पहले मैदान में उतरने की तैयारी में है। अगर आप ट्रांसफर की उम्मीद लगाए बैठे तो ये खबर आपके लिए है। मध्य प्रदेश में ट्रांसफर की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों के लिए अब तबादले का मौसम आने वाला है, यानी तबादले होंगे। शिवराज सरकार तबादलों पर लगी रोक को हटाने जा रही है। प्रदेश में 17 सितंबर से तबादलों पर लगी रोक हट जाएगी, यानी कुछ दिन और, जो 5 अक्टूबर तक चलेंगे। 19 सितंबर तक थोक बंद तबादले होने की पूरी उम्मीद है। 17 सितंबर से मध्य प्रदेश में तबादले होने लगेंगे। मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में तबादलों पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया गया। वहीं इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष इसे तबादला उद्योग बताकर बीजेपी और सरकार पर आरोप लगा रहा है। तबादला उद्योग शुरू कर रहे हैं। जैसे विधानसभा खत्म हो रही 17 को और 17 के बाद धड़ाधड़
वो करेंगे। पूरा मंत्रालय और जितने भी विंध्याचल ये सब केंद्र बनेंगे भ्रष्टाचार के। वहीं बीजेपी कांग्रेस को उसी की सरकार के 15 महीने के कार्यकाल की याद दिला रही है। जिन्होंने 15 महीने तबादला उद्योग चलाया हो, एक एक कर्मचारी का 4 बार ट्रांसफर करके वसूली की हो, कितना प्रताड़ित कर्मचारी अधिकारी रहा हो, उनको तो यही सूझेगा। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब विपक्ष में रही बीजेपी कांग्रेस सरकार पर तबादला उद्योग चलाने का आरोप लगाती थी। अब कांग्रेस विपक्ष में है और बीजेपी सत्ता में, इसलिए कांग्रेस बीजेपी पर तबादला उद्योग चलाने का आरोप लगा रही है। ग्वालियर में नई नगर निगम परिषद बनते ही घोटाले सामने आने लगे हैं। निगम में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती में किए गए फर्जीवाड़े की परतें खुलनी शुरू हुई है। आउटसोर्स कर्मचारियों से पैसे लेकर की गई भर्ती में घोटाला पकड़ा। मेयर और सभापति ने इन दोनों ने पकड़ा है। अब इसके बाद क्या किया, जांच के लिए कमेटी बना दी। एक रिपोर्ट और देखिए आप। ग्वालियर नगर निगम में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती फर्जीवाड़े के खुलासे पर हड़कंप मच गया है। परिषद गठन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के उपायुक्त डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने पत्र जारी कर कुछ कर्मचारियों की तैनाती कराई थी। कर्मचारियों को अलग अलग कार्यालयों से यहां भेजना बताया गया। परिषद कार्यालय के स्टाफ ने पड़ताल की तो गड़बड़ी पकड़ी गई। हमने एडिशनल कमिश्नर मुकुल गुप्ता की अध्यक्षता में कमेटी बना के उसकी जाँच प्रारंभ कर दी है और 33 लोगों को प्राइमा फेसी अपन ने बर्खास्त भी कर दिया है और 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। पता चला है कि बेरोजगार युवाओं से 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक वसूल किए गए। गड़बड़ी के तार अपर आयुक्त से लेकर निगम कमिश्नर और आउटसोर्स पर सेवाएं दे रही सिक्योरिटी एजेंसी के लोगों तक जुड़े हैं। 2-3 लोग सस्पेंड हुए और आयुक्त महोदय ने उसमें जांच कमेटी बना दी है, अभी जांच जारी है। आउटसोर्सिंग में जो भर्ती होती है वो टेम्परेरी आधार पे होती है और ठेकेदार के पास ठेका होता है। जिन कर्मचारियों को भर्ती किया उनसे रिश्वत ले ली। बहरहाल पैसे लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी पर रखने के मामले में निगम के अफसर ही जांच के घेरे में आ रहे हैं, लेकिन ये कोई नया मामला नहीं है। तो चुनाव से पहले अवैध असलहे भी मिलेंगे। बड़वानी में पुलिस ने अवैध असलहों के मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पिस्टल बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए कितनी पिस्टल जब्त की है? 51 यानी 51। मामले में 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। टेबल पर सजा असलहों का ये जखीरा बड़वानी में एक अवैध हथियार फैक्ट्री में छापे के दौरान मिला है। दरअसल बड़वानी पुलिस को लंबे समय से जिले में अवैध पिस्टल के कारोबार की खबर मिल रही थी, जिसके बाद आईजी के निर्देश पर एक जंबो टीम गठित की गई। टीम ने उमरटी इलाके में कार्रवाई करते हुए एक फैक्ट्री पर धावा बोला। फैक्ट्री का नजारा देखकर पुलिस हैरान रह गई। पुलिस ने मौत का सामान बनाने वाली इस फैक्ट्री से कुल 51 पिस्टल और हथियार बनाने का सामान जब्त किया है, जिनकी कीमत करीब 10,44,000 रूपए है। बड़ी सफलता हमारी बड़वानी टीम को हाथ लगी है और ये कार्रवाई अब तक बड़वानी पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई है अवैध हथियारों के विरुद्ध, जो कि हमारी टीम ने एक विशेष ऑपरेशन के तहत इसको अंजाम दिया है। तो ऐसा कोई एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्री यूनिट नहीं है, लेकिन इनको जहां मौका मिलता है वहीं ये अपनी यूनिट सेट कर लेते हैं एक अस्थायी तौर पे और उसमें हथियार बनाते हैं। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस की माने तो इस कारोबार में शामिल लोग घर से दूर खाई में हथियार और बाकी सामग्री रखते हैं और जब जहां मौका मिलता है पिस्टल बनाना शुरू कर देते हैं। मंडला जिले से विचलित कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहां बच्चों को स्कूल जाने के लिए जान जोखिम में डालकर उफनाती नदी पार करनी पड़ती है। यहीं परेशान ग्रामीणों को भी ऐसा करना पड़ता है, जिन्हें रोजमर्रा के कामों के लिए इसी नदी को पार करना होता है। एक रिपोर्ट और देखिए आप। डोंगी के सहारे नदी पार करते इनमें से कुछ बच्चे हो सकता है आगे जाकर बड़े अधिकारी बन जाएं। तब किसी गांव में हो रही आने जाने की समस्या को बखूबी समझ पाएंगे, क्योंकि ये खुद उस परेशानी से जूझ रहे हैं। ये मुरैना की सुरपन नदी है, जहां डोंगी में बैठे बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। ग्रामीण कई सालों से नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। नदी का तेज बहाव देख के नाव में आना पड़ता है, कपड़े गीले हो जाते हैं तो नदिया में छेक जाते हैं, आने जाने की बहुत दिक्कत होती है हमें। इलाके के सांसद और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मामला संज्ञान में आते ही अधिकारियों को ऐसी जगहों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे नदी नाले जहाँ पर पानी पुल के ऊपर है उनको चिन्हित किया जाए। नहीं है तो उसके लिए हम क्या करना है, इसीलिए इस प्रकार के पॉइंट को चिन्हित करने के लिए मैंने निर्देश दिया। सुरपन नदी पर पुल न होने से लफरा, गंगोरा, बाबा टोला, बगली, सेमर मामा टोला, सीतार पटन गाँव के लोगों को रोजाना ऐसे ही संघर्ष करना पड़ता है। और आगे नंबर 1 न्यूज सेगमेंट नॉन स्टॉप मध्य प्रदेश।